आज की क्लास उसी हिसाब से रखी गई है। पढ़िए, पहले ट्राई कीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर हम बताते हैं आप। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह जहाँ आ जाता है बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता भी है। देखिए ये क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड ए। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट्स हैं, साइड ए है ना, तो ये मतलब ये ए हो गया और इसका अंदर जो है विड्थ भी ए हो गया। तो टोटल जो एरिया अगर हम लिखेंगे, एरिया ए इंटू ए हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर हो गया, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d which is very very less than a। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर d हो गया। द लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो ये जो है इसका डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। नाउ as shown in the figure, capacitance of this capacitor is, आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पतली सी विड्थ कंसिडर कीजिए। ये इसका जो विड्थ है, मान लो x डिस्टेंस पे, ये तुम x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर कर। अब ये जो dx विड्थ का एलिमेंट है, उसमें ये जो y होगा, जितना कि मतलब जिसमें कि एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इस dx विड्थ का जो एक पतला सा स्ट्रिप है, उसमें कितने दूर तक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, लेट्स से y डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। और जो एयर है जिसमें, वो वाला जो पोर्शन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस वाई हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब हमें अगर, तो हम लोग को पहले तो y का वैल्यू x के टर्म्स में अगर हम निकालना चाहें तो वो निकल सकता है कि ये जो एंगल होगा, ये थीटा, तो ये मान लीजिए जो स्लोप है इसका tan थीटा, इस बाउंड्री का जो स्लोप है tan थीटा इज इक्वल टू d अपॉन a इज ऑल्सो इक्वल टू y अपॉन x। तो y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू d अपॉन ए, ये कांस्टेंट है, इंटू एक्स। ठीक है, अब अगर हम लोगों को तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब हम लोगों को इस पतले से स्ट्रिप का, ये पतले स्ट्रिप का अगर हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है, तो डीसी जिसको हम लोग कहते हैं, लेट कैपेसिटेंस ऑफ थिन स्ट्रिप बी डीसी। ठीक है, कैपेसिटेंस अगर डीसी हो गया इसका, तो 1 अपॉन डीसी है ना, पूरा जो कैपेसिटेंस 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन dc1 प्लस 1 अपॉन dc2। ये जो रीजन है, ये इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। तो अगर हम लोग इस रीजन की बात करें, ठीक है, इस रीजन में
ये जो रीजन है इसका कैपेसिटेंस मान लो हम लोग, ये वाले रीजन का जो कैपेसिटेंस है ये DC1 है, और इस वाले ऊपर वाले रीजन का कैपेसिटेंस DC2 है ना। डिफरेंशियल एलिमेंट है इसीलिए DC1 और DC2 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अब 1/DC, बिकॉज ये क्या है, सीरीज में है, एक के बाद साथ में लगा हुआ है दोनों कैपेसिटेंस। अगर इस पतले से एरिया को देखें हम, तो ये सीरीज में लगा हुआ है दोनों कैपेसिटेंस, ठीक है। एक मान लो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा इसके ऊपर है। ये दोनों कैपेसिटेंस DC2 और DC1 ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, और सीरीज में हमें पता है कि कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/DC1 प्लस 1/DC2 होता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/DC1 का वैल्यू निकालेंगे। सो पहले तो DC1 का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहीं पे लिख देते हैं DC1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, बिकॉज ये यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D की जगह के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया जो है dx इंटू ए हो जाएगा। ए dx एरिया हो जाएगा इसका, पतले से स्ट्रिप का। dx इसका विड्थ है, और जो ए जो है उसका पूरी चौड़ाई हो जाएगी। तो dx लेंथ हो गया, ए उसका विड्थ हो गया, ए इंटू dx उसका एरिया हो गया पतले से स्ट्रिप का, डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है, मतलब जो सेपरेशन मतलब जितने दूर तक ये जो है, तो इसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह DC2 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू dx डिवाइडेड बाय d माइनस वाई। ये DC1 और DC2 का वैल्यू है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 1/DC इज इक्वल टू y अपॉन k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A dx प्लस d माइनस वाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A dx। अब आप क्या कीजिए, एप्सिलॉन नॉट A dx को कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 1/DC is 1/epsilon naught A into dx. So this will be y upon k plus d minus y। अब y को हम लोग क्या करेंगे, x से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे dx है, यहाँ पे जो हमारे पास dx है, इसको या फिर dy में कन्वर्ट कर लेते हैं dx को, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो इसको तुम क्या करो, सो ये y इज इक्वल टू डी बाई ए इंटू एक्स है। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो dy इज इक्वल टू डी बाई ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो जो dx है, dx इज इक्वल टू a/d इंटू dy हो जाएगा। अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं dx को इससे। सो 1/dc इज इक्वल टू 1/epsilon नॉट a, dx की जगह a/d इंटू dy हो गया, y अपॉन k प्लस d माइनस वाई। सो अब dy को उस तरफ लेके चले जाएंगे, dy इज इक्वल टू dc इंटू रेसिप्रोकल ले लेते हैं, dc इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर dy बाय डी इंटू y बाय k प्लस डी माइनस वाई। अब इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करके c का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग dc को इंटीग्रेट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी को बाहर ले लो, dy डिवाइडेड बाय y अगर कॉमन ले लिया 1 बाय k माइनस 1 प्लस ऑफ डी, और y का जो लिमिट है वो 0 से लेके d तक है, और c का जो लिमिट है वो 0 से लेके c तक। सो दिस विल बी c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन डी, और देखो dy बाय y जो होता है लॉन ऑफ y होता है, ये कांस्टेंट है, उसको तो कुछ उसका कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेशन में वो सब साथ में ही रहता है। तो इसको अगर पूरे को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें और इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लॉन ऑफ y इंटू 1 बाय k माइनस 1 प्लस ऑफ डी, और जो लिमिट है y का वो 0 से d तक है। तो दिस इज इक्वल टू c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन डी डिवाइडेड बाय, अब d का वैल्यू पहले y में डालेंगे फिर 0 का वैल्यू डालेंगे। तो पहले जब d का वैल्यू डालते हैं तो लॉन ऑफ d इंटू 1 बाय k माइनस डी, मतलब d बाय k माइनस डी प्लस डी, ठीक है, माइनस ऑफ लॉन ऑफ y की जगह 0 डाल देंगे तो लॉन ऑफ d हो जाएगा। So this will give you c is equal to epsilon naught a square upon d, ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, लॉन डी बाई के माइनस डी, मतलब डी बाई के लॉन ए माइनस लॉन ए बाई बी होता है, तो डी बाई के डिवाइडेड बाई डी, ये डी और ये डी कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी लॉन ऑफ 1 अपॉन के, कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये जो है इससे डिवाइड भी होगा, ये जो कफिशिएंट होता है ना, कभी भी इंटीग्रेशन में मान लो हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन मान लो 1 बाय के एक्स का इंटीग्रेशन अगर कर रहे होते हैं तो दिस इज इक्वल टू लॉन एक्स, और जो जो भी के एक्स का जो कफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे y का कफिशिएंट 1 बाय के माइनस 1 है, मतलब 1 माइनस के बाय के हो गया, तो उससे हम लोग को डिवाइड भी करना होगा 1 माइनस के बाय के से, जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो
यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा 1 माइनस के डिवाइडेड बाय के, तो के ऊपर चला गया तो यहाँ पे साथ में एक 1 माइनस के का टर्म आएगा, जो कि यहाँ पे भी के हो गया और ये 1 माइनस के हो गया, के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। और इसको अगर हम लोग मतलब के को अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो सेम चीज जो हमारा हो जाएगा फाइनल, c इज इक्वल टू के बाय के माइनस 1, 1 माइनस के की जगह के माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये के ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, तो के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय डी लॉन के। तो ये ऑप्शन 3 है इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से लिख लो इसको। इसमें 2-3 चीजें जो तुमको ध्यान में रखनी है। एक तो ये इंटीग्रेशन वाला चीज ध्यान में रखना है, और ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे ये पूरी चीज को ना हम लोग z मान लेते हैं और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो ये जब तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो और डिटेल में करो। अभी मान लो कि ये जो कांस्टेंट है वो पूरा साथ में ही लॉन के आ जाता है, मतलब 1 बाय एक्स का लॉन एक्स होता है, तो 1 बाय एक्स प्लस ए भी होगा तो लॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा। मतलब इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम इंटीग्रेट करें। इसको लिख लीजिए प्लीज। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस समझ में आया ना आप लोग को? यस सर। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पिछले के जैसा। इंटीग्रेशन वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट यहाँ पे नॉर्मल है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे बस।
देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ स्क्वायर प्लेट्स इज फिल्ड विथ 4 डाइलेक्ट्रिक्स, 4 तरीके का डाइलेक्ट्रिक्स है, ठीक है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरे का K2, K3 और K4, ये चार अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स हैं। तो अगर इसको हम लोग अलग अलग मार्क करें तो ये एक अलग डाइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है। दूसरा एक तुम देखोगे ये एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है। उसी तरह नीचे जो है 2 और डाइलेक्ट्रिक्स हैं, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये एक तीसरा डाइलेक्ट्रिक है, और एक ये सिंपल, ये 4 तरीके के हमारे डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। तो लाइन जो करंट आ रहा है वो करंट इस लेफ्ट साइड से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, अगर करंट का डायरेक्शन देखेंगे। करंट का डायरेक्शन इधर से आ रहा है और ये इधर को जा रहा है, ठीक है। ये पूरा लंबा एक प्लेट हो गया। नाउ इफ यू सी हियर दीज टू, देखो अब ये 4 अलग अलग कैपेसिटेंसेस हो गए, जिसमें K1 और K3 वाला ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, और K2 K4 पैरेलल में, और आपस में ये क्या है, सीरीज में है। आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज दिस? सी K1 वाला जो कैपेसिटेंस और K3 वाला जो कैपेसिटेंस है, इधर से करंट आ रहा है। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर ये हो गया जिसमें K1 डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, दूसरा कैपेसिटेंस ये हो गया जिसमें K3 डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा C1 मान लो, और ये हो गया C3, ये दोनों पैरेलल में है। और उसके बाद ये सीरीज में C2 के साथ और C4 के साथ ये दोनों इस तरह से पैरेलल में लगा है, और ये आपस में ये वाला जो ये पूरा जो है इस पूरे के साथ ये दोनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, ये पूरा ब्रांच। तो C1 C3 पैरेलल में हो गया, C2 C4 पैरेलल में हो गया, और ये आपस में सीरीज में हो गया। ये सबको आया समझ में? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे हम लोग बनाते हैं, Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। देखो ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद स्क्वायर प्लेट्स। तो अगर स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर है, तो अगर मान लो पूरे का लेंथ ये देखो दे रखा है, लेंथ L/2 हो गया, ये भी L/2 हो गया, तो लेंथ होगा L/2, और इसका जो विड्थ होगा वो भी L/2 रहा होगा। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे, यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, L/2 इंटू एल, दैट इज L²/2 हो जाएगा एरिया। एरिया ऑफ प्लेट जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का प्लेट है उसका L²/2 एरिया हो गया, और K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो D होगा, ये देखो ये वाला चीज D/2 है, और यहाँ भी D/2 है, जो विड्थ है D/2 और D/2 है। तो अगर हम C1 का वैल्यू निकालें तो दिस विल बी इक्वल टू K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो A क्या है हमारा, L² है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये विड्थ क्या है D/2 है। ये क्लियर सबको? ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा K1 एप्सिलॉन नॉट L²/D। क्लियर है बच्चों? यस सर। उसी तरह सर हमने इधर L/2 इंटू L/2 क्यों नहीं लिया और L/2 इंटू L क्यों लिया? बेटा ये जो विड्थ रहा होगा, ये इस तरह से रहा होगा ना कैपेसिटेंस पूरा, तो ये तो पूरा L ही रहा होगा ना।
ऊपर से लेंथ में हाफ हुआ है ना, विड्थ में हाफ नहीं हुआ है ना। विड्थ तो पूरा ही होगा स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर का। एक स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, इस तरह से दो स्क्वायर प्लेट साथ में लगे हुए होते हैं। यहाँ पे एक करंट जा रहा होता है, ऐसे करंट जा रहा है, इसके बीच में तुमने डाइलेक्ट्रिक को भर रखा है ना। अब आ रहा समझ में? यस सर। तो ये विड्थ तो एल ही रहा, हमने लेंथ को हाफ कर दिया, तो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, L/2 इंटू एल, इसीलिए हम लोगों ने L/2। क्लियर है? आगे चले। यस सर। तो K1 इंटू एप्साइलन नॉट L²/2 एरिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, ये होता है एप्साइलन नॉट A/D होता है। तो एरिया हम लोग L/2 इंटू एल ले रहे हैं, और D जो विड्थ है वो D/2 ले रहे हैं, जो गैप है, सेपरेशन। तो ये 2 कट गया, K1 एप्साइलन नॉट L²/D हो गया। C3 का वैल्यू यही K3 इंटू एप्साइलन नॉट L²/D हो जाएगा। और उसी तरह C2 इज इक्वल टू K2 एप्साइलन नॉट L²/D हो जाएगा। और C4 इज इक्वल टू K4 एप्साइलन नॉट L²/D हो जाएगा। तो C1, C2, C3 और C4, ये 4 हो गया। ठीक है, ये चारों कैपेसिटेंस निकल गए। अब देखो ये C1 C3 जो पैरेलल में होता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C3 हो जाएगा। अगर हम C13 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, C1 प्लस C3 का मतलब K1 एप्सिलॉन नॉट L²/D प्लस ऑफ C3 मतलब K3 एप्सिलॉन नॉट L²/D। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K1 प्लस ऑफ K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट L²/D। ठीक है, ये हो गया C13 का वैल्यू। जस्ट क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, C13 आ गया, उसी तरह अगर C24 निकालना होगा तो ये हो जाएगा K2 प्लस K4 इंटू एप्सिलॉन नॉट L²/D। ये C24 आ गया। ये आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C13 इंटू C24 divided by C13 plus C24. So this is K1 plus K3 into K2 plus K4 divided by K1 plus K2 plus K3 plus K4। और देखो एप्सिलॉन नॉट L²/D जो है, इसके साथ मतलब ये हो गया एप्सिलॉन नॉट L²/D का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो एप्सिलॉन नॉट L²/D हो जाएगा। इसको और इसको कैंसिल कर दिया तो हमारा जो C इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A मतलब L²/D। तो ये हो जाएगा हमारा K1 प्लस K3 इंटू K2 प्लस K4
divided by K1 plus K2 plus K3 plus K4 into epsilon naught L square upon D. ये और ये तो K equivalent is equal to K1 plus K3 into K2 plus K4 divided by K1 plus K2 plus K3 plus K4. क्लियर है बेटा? ये फोर्थ वाला है इसका आंसर. लिख लिया बच्चों? यस सर. अब ये 222, अब देखो उतने डिफिकल्ट वाले करने के बाद ये सब इजी लगेंगे. तो क्या कह रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे एरिया प्लेट का दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन ऑफ 3 mm. तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे प्लेट का एरिया है. तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ इक्वल थिकनेस. तो इक्वल थिकनेस का है मान लो. तो यहाँ पे जो तीनों का जो इनका एरिया होगा ये a/3 मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा. क्लियर है? तो ये एरिया 1/3 हो जाएगा बेसिकली, जो टोटल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था. एंड सेपरेशन 3 mm, ये तो तीनों में बराबर ही रहेगा. द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफ इक्वल थिकनेस. तो K1, K2 और K3 से हम लोगों ने फिल कर दिया इस गैप को. K1 का वैल्यू 10, K2 का 12 और K3 का 14 है. The dielectric constant of a material which when fully inserted in above capacitor gives same capacitance would be. तो अगर हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है उस मटेरियल का which when filled insert मतलब इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक जो है कांस्टेंट निकालना है हम लोग को इसमें.
तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालें तो C1 अगर निकाल लोगे इसका जो कैपेसिटेंस है, सो दिस इज इक्वल टू K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो K1 का वैल्यू 10 है इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 to the power minus 12। एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 10 to the power minus 4। और d जो हो गया दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power minus 3 मिलीमीटर में। ठीक है, इसको कट करेंगे ये 10 to the power minus 9 हो गया, और 10 to the power minus 4 है, 10 to the power minus 5 बचेगा। सो दिस इज वैसे तो ये सब पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत हम लोग को पड़ेगी नहीं, हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। मान लो एरिया इसका ए है और डी है, गैप C2 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और उसी तरह C3 का वैल्यू लिख लेंगे K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। जो C इक्विवेलेंट है दिस इज इक्वल टू, बिकॉज ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है ना, कनेक्शन इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, तो तीनों ये पैरेलल में है। सो दैट मीन्स C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो दिस इज K1 प्लस K2 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गया। C इक्विवेलेंट करोगे तो ये यहाँ पे लिखोगे K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट, एरिया यहाँ 3A हो जाएगा टोटल में। इसका अगर एरिया ए मान रहे हैं, एरिया ए मान रहे हैं, एरिया ए, टोटल एरिया 3A हो गया अपॉन डी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैंसिल हो गया। सो दिस विल गिव यू K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 3। तो K1 प्लस K2 प्लस K3 है हमारा 10 प्लस 12 प्लस 14 अपॉन 3, 36 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 12। तो हम लोग को इसकी जरूरत नहीं थी, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। नंबर्स बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, जिससे कि आप लंबा कर लो कैलकुलेशन, बनेगा उससे भी सॉल्व होके आएगा, बट इवेंचुअली वो कट ही जाएगा, तो उसका जरूरत है नहीं। लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया बच्चों?
Yes, sir. अब ये 223rd वाला कह रहा है चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 concentric spherical cells of radii A, B and C where A is less than B is less than C. 3 concentric cells, ये बाहर हो गया. तीन सेल्स हो गए. इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस सी है. सो दिस इज ए, बी एंड सी. A charge Q is distributed over 3 concentric spherical cells such that their surface charge densities are equal to one another. ठीक है, तो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है तीनों में. जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है और थर्ड वाला, तीनों में. मान लो चार्ज ऑन ए वाला क्यू ए निकालें. क्यू ए विल बी इक्वल टू जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर. उसी चार्ज ऑन दिस बी वाला सेल इज सिग्मा इनटू 4 पाई b square, and charge on the surface C is equal to sigma into 4 pi c square. राइट, तो आप अगर इनका रेशियो देखोगे, चार्जेस का जो रेशियो है, चार्ज ऑन ए इज टू चार्ज ऑन बी इज टू चार्ज ऑन सी इज प्रोपोर्शनल टू a square is to b square is to c square. आपको कह रहा है चार्ज Q is distributed over 3 concentric spherical cells of radii A, B, C such that their surface charge densities are equal to one another. The total potential at a point at a distance r from their common center where r is less than a. मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, P पॉइंट है और इसका मतलब रेडियस लेस देन ए, मतलब r इज लेस देन ए. अब यहाँ पे हम लोग को नेट पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पे. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल इनसाइड द सेल is same as that at the surface. लिख लो, electric potential due to a charged spherical cell due to a charged spherical cell inside the shell is same as on the surface of the shell. और जो वैल्यू होगा, so this is V inside is equal to V surface is equal to charge Q by 4 pi epsilon naught radius r. रेडियस ऑफ दैट शेल उस शेल के रेडियस के बराबर होता है यहाँ पे. तो अब अगर यहाँ पे जो चार्ज ए के वजह से, अभी हम लोग को अब सब पे जो QA, QB और QC का अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू,
देखो इनका रेशियो तो दे रखा है a² b² और c² के बराबर। तो अगर रेशियो कह रहा है टोटल चार्ज क्या है, q है। अगर टोटल चार्ज q है तो a वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू a² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस c² इंटू टोटल चार्ज q। जब हमें रेशियोज पता होते हैं तो उसके रेशियो के बराबर, मतलब a² डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दिस इनटू टोटल चार्ज कर देंगे तो हमें चार्ज ऑन a निकल जाएगा। उसी तरह चार्ज ऑन b अगर निकालना है तो b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस c² इनटू टोटल चार्ज q होता है। और चार्ज ऑन सरफेस c विल बी इक्वल टू c² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस c² इंटू टोटल चार्ज q। अब QA मतलब सरफेस, जो A वाले सरफेस पे इतना चार्ज है, क्योंकि टोटल चार्ज Q को हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसका रेशियो a² और b² इज टू c² है। तो जो चार्ज जो A वाले पे होगा दैट विल बी a² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस c² इनटू q। ये रेशियो प्रोपोर्शन वाली चीज है। तो अब जब ये सब चार्ज निकल गया, ए पे कितना चार्ज है, बी पे कितना है और सी पे कितना है, तो अगर जो हमें पता है कि किसी भी शेल पे जो चार्ज होता है डिवाइडेड बाय 4πε0, उस सेल का रेडियस कर देंगे तो हमें इनसाइड किसी भी पॉइंट पे हम लोगों को उसका पोटेंशियल निकल जाता है। तो अब अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है इस वाले की वजह से, QA की वजह से, तो V इनसाइड एट डिस्टेंस r, ठीक है, V inside at r is equal to charge due to spherical cell A, sorry, potential due to spherical cell A, potential due to spherical cell B plus potential due to spherical cell C। तो VA चार्ज QA के वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी QA डिवाइडेड बाय 4πε0 A। रेडियस क्या है अंदर वाले सेल का, A है, प्लस चार्ज ऑन B डिवाइडेड बाय 4πε0 B प्लस चार्ज ऑन C स्मॉल था, चार्ज ऑन C डिवाइडेड बाय 4πε0 C। दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 ले लेते हैं। चार्ज ऑन A क्या है, a² बाय a² प्लस b² प्लस c² इंटू Q इंटू A, सॉरी charge on A is Q into this divided by 4πε0 A, Q by A हो जाएगा सर, प्लस b² बाय a² प्लस b² प्लस c² इंटू Q अपॉन B प्लस c² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस c² इंटू Q अपॉन C। अब ये जो है इसके साथ कैंसिल होके A बचेगा, इसके साथ कैंसिल होके B बचेगा और ये इसके साथ कैंसिल होके C बचेगा। अब हम लोग पूरे को बाहर कर लेते हैं। सो Q बाय 4πε0, डिनोमिनेटर a² प्लस b² प्लस c² भी बाहर हो जाएगा, कॉमन है, इंटू a प्लस b प्लस c हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये थर्ड वाला ए प्लस, ये सेकेंड वाला आंसर। समझ आया सभी को?
Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. बाकी लोगों ने भी लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला देखो, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स A and B are with respective dipole moments dA is equal to minus 4qa into I, dB is minus 2qa into I. बेसिकली डाइपोल मोमेंट हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे dA और dB लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल ही। तो दो डाइपोल है, एक यहाँ पे है और एक इधर है। सो ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट्स है, एक ये हो गया डाइपोल मोमेंट और एक यहाँ पे एक डाइपोल है। अब इन डाइपोल के वजह से प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस विद द सेपरेशन r as shown in the figure, the distance from A which both of them at which both of them produce the same potential. तो मान लो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है दोनों की वजह से, तो इसके ये जो डिस्टेंस है, मान लो इस पॉइंट से डिस्टेंस x है इसका, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज r माइनस एक्स हो गया। तो जो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल so electric potential due to an electric dipole कब when r is very greater than a, the distance from the dipole is very greater than the length of the dipole. So electric potential due to an electric dipole is equal to P by 4 pi epsilon naught r square. अगर 1 by 4 pi epsilon naught को k से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया kp अपॉन r square. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब पहले जो ए पॉइंट के वजह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो दिस विल बी इक्वल टू जो डाइपोल मोमेंट है -4qa_i है और -2qa_i है। नेगेटिव साइन क्या बताता है? इसका डायरेक्शन बताता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट P का जो वैल्यू है दैट इज 4qa और यहाँ पे 2qa, तो जो पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस कह रहा है कि यहाँ the distance from A at which both of them produce the same potential, तो VA is equal to VB हो गया। VA क्या हो जा रहा है हमारा? K times VA divided by
आर ए स्क्वायर प्लस के टाइम्स इज इक्वल टू के टाइम्स पी बी अपॉन आर बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, पी ए बाय आर ए स्क्वायर। पी ए हमारा क्या है, पहला जो डाइपोल मोमेंट है, दिस इज 4q इंटू ए बाय रेडियस इसका कितना है, डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इज 2q इंटू ए, और ये डिस्टेंस है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम्स r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2r स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4rx इज 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 4rx प्लस ऑफ 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालें, माइनस बी मतलब 4r प्लस माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज 16r स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2r स्क्वायर, ये 8r स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4r प्लस माइनस ये 8r स्क्वायर है, तो 2 रूट 2r डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 2 से कैंसिल कर दोगे तो 2 प्लस माइनस रूट 2 r हो गया। अब 2 प्लस रूट 2 r हो नहीं सकता है, दिस इज रूट 2 r। अब देखो यहाँ पे प्लस तो हो नहीं सकता, प्लस होने पे ये इस तरफ कहीं पे बाहर हो जाएगा, तो उसके बीच में, इन दोनों के बीच में पॉइंट नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होना जरूरी है, इस तरफ नहीं हो सकता है। द डिस्टेंस फ्रॉम ए, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 माइनस, अगर ये 2 प्लस रूट 2r लेते हैं, और दूसरा हो रहा है हमारा x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2r। देखो अब ये बिकॉज इस डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा है, राइट, तो इसके पास होना चाहिए ये पॉइंट एज कंपेयर टू इसके, तो हम लोग 2 प्लस रूट 2r को, उनके बीच में गैप कितना है, तो r से बड़ा हो जाएगा, तो इधर होगा r। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, 2 टाइम्स r माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर।
एक ही चीज है, इसको तुम अगर रैशनलाइज करोगे ना, तो √2 + 1 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यही चीज आ जाएगा, √2 इंटू √2 + 1 आर डिवाइडेड बाय 2 - 1 2 हो जाता है, 2 - 1 1 हो जाता है बेसिकली। तो ये हमारा हो जाएगा √2 इंटू √2 + 1, तो 2 + √2 हो गया। सो ये 2 + √2 वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ले। सेम पोटेंशियल। सर ये ऑप्शन 1 भी तो हो सकता है, 1 भी हो उसको रैशनलाइज कर दिया। इसको मैं देखूंगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन 1 को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग? ना तो पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल में तो कोई ऐसा है नहीं कि पोटेंशियल नहीं हो सकता है। साइन वाइन का होता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है, इसके वजह से पोटेंशियल बेसिकली एक्स जो है ये इधर कहीं पे ले रहा है। both of them produce the same potential. फर्स्ट और थर्ड दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब व्हाई हैव दे इग्नोर्ड फर्स्ट वन, आई डोंट नो। चलो मैं देख लूंगा इसको, ठीक है ना। ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम लोग का क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करके तो हमें दोनों वैल्यू आ रहा है। 2 + √2 r भी आ रहा है और 2 - √2 r भी आ रहा है। ठीक है। कभी कभी वो रहता है ना जिसमें कि आप कोई भी ऑप्शन, मतलब दो आंसर सही रहते हैं तो दे गिव यू मार्क्स ऑन बोथ। हो सकता है वैसा कोई क्वेश्चन होगा। ऐसे भी इन्होंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है पता नहीं, मतलब हम लोग को तो एग्जैक्टली ऐसा ही आ रहा है सॉल्व करके। ये √2/√2 + 1 क्यों लिखा है? लिख लिया तुम लोगों ने? अभी के लिए दोनों ही करेक्ट। यस सर।
सर हाँ जी बेटा। तो इसमें x निकालना था ना, हाँ तो सर जब मैं r माइनस फर्स्ट ऑप्शन कर रहा हूँ तो पॉजिटिव में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन कर रहा हूँ तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। क्या? सर r माइनस एक्स करने पर थर्ड ऑप्शन नेगेटिव में आ रहा है और फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव में। अरे तो बताया तो इधर आ जाएगा ना जी, 2 + √2r करोगे, r से बड़ा वैल्यू हो गया ना तो x का, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, तो यहाँ पे तुमने r-x इस डायरेक्शन में जो ले रहे हो उसके जगह इस डायरेक्शन में होगा, इसीलिए नेगेटिव आया। वही चीज तो तभी से बता रहे हैं। हाँ सर, पॉइंट बीच में होना चाहिए, है ना सर? तो कोई जरूरी नहीं है बेटा, वही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, 2 केसेस हैं आपके, 2 आंसर्स है, मतलब पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पोटेंशियल है ना यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 हो सकता है। ठीक है सर। उन्होंने इसको लिया है और इसको रिजेक्ट कर दिया है, मतलब जो आंसर दिया हुआ है उसमें ऑप्शन 3 दिया हुआ है, बीच वाले को ही इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है, इन्होंने इसको लिया हुआ है। वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उन्होंने उसको क्यों लिया है, बीच वाले को क्यों रिजेक्ट। पोटेंशियल में ऐसा कोई डायरेक्शन का भी नहीं होता है। Four equal point charges Q each are placed in the xy plane at 0, 2, 4, 2, 4, -2 और 0, -2। ठीक है, तो हमारे पास xy प्लेन है, चार इक्वल पॉइंट चार्जेस Q each are placed in xy plane at 0, 2। ये पॉइंट हो गया मान लो 0, 2, 4, 2, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया 4, 2, 4, -2 एंड 0, -2। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे भी Q रखा है, इस पॉइंट पे भी Q है, इस पॉइंट पे भी Q है और इस पॉइंट पे भी Q। The work required to put a fifth charge at the origin, fifth charge Q at the origin of the coordinate system will be। अगर हम लोगों को पांचवा पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे रखना है, इस पॉइंट 0, 0 पे, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो हम लोग को बेसिकली क्या है कि हम लोग को पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालना है, ठीक है। सो वर्क डन is equal to Q into V, that is charge into potential at origin। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालना है, तो पहले we'll have potential at origin is equal to K into Q by, पहले ये जो इसके पहले वाले के वजह से ये मान लो फर्स्ट पॉइंट है,
तो इसमें डिस्टेंस r1 जो है ये देखो, इन सब से डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा √4² प्लस t² 2² हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ये और ये जो डिस्टेंस है √4² प्लस 2², सो दिस इज √16 प्लस 4 √20 हो गया। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन विल बी kq/2 प्लस kq/√20 प्लस kq/√20 प्लस kq/2। ये चारों की वजह से जो पोटेंशियल है, चारों चार्ज q, जो 4 चार्जेस हैं q, यहाँ पे q, यहाँ पे q और यहाँ पे q, इनके वजह से ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो इतना है। अब वर्क डन विल बी इक्वल टू, अब इन सब का वैल्यू निकालो, kq/2 प्लस kq/2 kq हो जाएगा, और ये kq/√20 प्लस kq/√20 2kq upon √20, so this is kq upon 2kq, 2√5 हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, kq कांस्टेंट ले लो, कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/√5 हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एट ओरिजिन निकल गया हमारा, ठीक है ना। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू q into potential at origin, so this will be equal to q into kq 1 plus 1/√5। तो ये 4πε0 के टर्म्स में दे रखा है, तो इसको लिखेंगे q²/4πε0 1 plus 1/√5। तो q²/4πε0 1 plus 1/√5, ये सेकेंड वाला ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? यस सर। हो गया बच्चों? चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सर हमारे स्कूल्स क्या सितंबर 1 से रीओपन हो रहे हैं? ऐसा मतलब रूमर्स उड़ तो रहा है, बट अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है फाइनल, ठीक है। दे आर सेइंग कि 10th एंड 12th के लिए खोलेंगे, ठीक है, 10th ऑनवर्ड, मतलब 9, 10th, 11, 12th का खोलेंगे, या 10th, 11, 12th का, बट वी डोंट नो, मतलब अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। आई डोंट थिंक कि दे आर गोइंग टू ओपन, मतलब कुछ ना कुछ अभी होगा हंगामा फिर से, ठीक है। ठीक है बच्चों, लिख लिया ना तुम लोगों ने?